नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पोर्टल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डोमेन स्पेसिफिक के क्वेश्चंस। तो ये हमने सीरीज स्टार्ट की है एम सीआरई के लिए। तो अगर आप एम सीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो हर रोज शाम को ये वीडियो आप जरूर देखें। पिछली परीक्षाओं पर आधारित यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उसके बेसिस पर हमने एक क्वेश्चन को डिजाइन किया है। कुछ वो है और कुछ उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मिशन सिलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। हर रोज आप जुड़ना ना भूलें। शाम को ये एम सीआरई की डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सीआरई का जो आपका एग्जाम है, अभी तक कोई भी डेट जो पोस्टपोन होगी उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो अभी तक जो डेट है आपकी वो 26 to 28 फेब तक ही आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो अगर आप एम सीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो भी एम सीआरई की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ये जो वीडियो है किस किस के लिए हेल्पफुल रहेगी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो, अगर आपका ग्रुप कोड 2 है या 39 है, यानी कि अगर आप एएसओ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट एओ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ईए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जेओ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिसका कि डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर, उसके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे कि आपको मिक्स क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में मिलने वाले हैं। तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक वाइज नहीं, मिक्स हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है। इसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप अपने एम सीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप देख सकते हैं एम्स का रिकॉर्डेड कोर्स है। इसमें आपका टॉपिक वाइज सारा सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक का कवर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर। साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी यहां पर इंक्लूड रहती है, जो कि बाइलिंगुअल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी तैयारी अभी हो चुकी है अच्छे से, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन ये भी बाइलिंगुअल है और डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपके इसमें सारे जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज वो है हमारा डोमेन स्पेसिफिक, जिसके आपके 75 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। तो 300 नंबर की तैयारी आप इन मॉक टेस्ट से जो है कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ए फैसिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, a medical officer can send a government servant and his family to a private clinic laboratory for bacteriological pathological examination with the consent of। अगर मान लीजिए कि ऐसी जगह है जहां पर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, तो मेडिकल ऑफिसर उस टाइम पर क्या कर सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को और उसकी फैमिली को किसी प्राइवेट क्लिनिक या लेबोरेटरी में सेंड कर सकता है, कोई बैक्टीरियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना है तो। लेकिन उसकी किसकी कंसेंट के साथ होगा ये? ऑप्शन ए गवर्नमेंट सर्वेंट की कंसेंट पे, बी हेड ऑफ ऑफिस इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट इज वर्किंग उसकी कंसेंट पे, सी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस की कंसेंट लेनी पड़ेगी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, विच इज करेक्ट? बी या सी या डी? विच इज करेक्ट? सी, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ री एम्प्लॉयड पेंशनर्स हु आर एंटाइटल्ड अंडर सीएसएमए रूल। री एम्प्लॉयड पेंशनर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सीएसएमए हमारे जो मेडिकल अटेंडेंस रूल है उसके तहत विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग द एंटाइटलमेंट। जब हम एंटाइटलमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे क्या कंसिडर करते हैं? ए पेंशन, बी पे, या सॉरी ए पे बी पेंशन, सी दोनों को ही हम देखेंगे, या फिर डी नाइदर ए और बी, क्योंकि वो री एम्प्लॉयड हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। री एम्प्लॉयड के केस में पे, पेंशन या फिर बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हम पे भी देखेंगे, पेंशन भी, क्योंकि री एम्प्लॉयड है तो उसको हो सकता है पेंशन मिल रही हो, उसने उसको ऑप्शन को ना बंद किया हो भी पेंशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमए अंडर सीएसएमए रूल्स 1944। जो हमारे सीएसएमए रूल्स है उसमें एएमए एक टर्म हम यूज करते हैं। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमए? ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट, असिस्टेंट मेडिकल ऑथराइजर, ऑथराइज्ड मेडिसिन असिस्टेंट, या फिर ऑथराइज्ड मेडिकल असिस्टेंट।
क्या होता है AMA? व्हाट इज AMA? फुल फॉर्म ऑफ AMA? आपके 2012 के पेपर में भी एक क्वेश्चन आपका CSMA रूल से था, टाइमलाइंस को लेकर। राइट ऑप्शन इज ए, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू रिकॉग्नाइज एनी प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बेनिफिशियरीज एंड देयर फैमिली मेंबर अंडर CSMA रूल्स 1944? कि कौन है इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से जिसके पास पावर है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को भी, ताकि बेनिफिशियरी का ट्रीटमेंट हो सके, उसकी फैमिली का ट्रीटमेंट हो सके? ए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी, बी, स्टेट गवर्नमेंट, सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ POT, पर्सनल एंड ट्रेनिंग। कौन करता है ये? काम किसका है? मेडिकल अटेंडेंस, हेल्थ से रिलेटेड, तो मिनिस्ट्री करेगी। जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल की रिकॉग्नाइजेशन की बात आ रही है तो यहाँ पर कौन है? मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये करेगी। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who of the following has the power to recognize any private hospital for treatment of beneficiaries and their families? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 shall not apply to, जो पेंशन रूल्स है 2021 के, वो किस पर अप्लाई नहीं होंगे? ए, रेलवे सर्वेंट्स, बी, पर्सन इन कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट, सी, पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसी, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। किस पर ये रूल अप्लाई नहीं होते पेंशन 2021? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से किसी पर भी अप्लाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर रूल 49 ऑफ CCS पेंशन रूल 1972 in calculating the length of qualifying service, fraction of a year equal to dash months and above shall be treated as a completed 1/2 year and reckoned as qualified service। हमने कल डिस्कस किया था, जब भी हम CCS पेंशन रूल्स में कैलकुलेट करते हैं कितनी क्वालिफाइंग सर्विस है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाफ ईयर के बेस में। तो कितने महीने और उससे ज्यादा को हम एक हाफ ईयर मानेंगे कंप्लीटली, और उसको क्वालिफाइंग सर्विस में मानेंगे? 2 months, 3 months, 4 months या 6 month? आसान सा है, हाफ ईयर में कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हम राउंड ऑफ भी करते हैं तो जैसे 10 होता है, 10 का राउंड ऑफ 5 से, 5 या 5 से वो हो तो ही हम +1 करते हैं। तो यहाँ पर जब 6 मंथ है तो उसका हाफ क्या होगा? 3 months। तो 3 months या 3 month से ऊपर तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? बी इज द राइट ऑप्शन। बी इज द राइट ऑप्शन, 3 months। 3 months या 3 month से ऊपर जितने भी मंथ्स होंगे हम उसको एक हाफ ईयर में कंप्लीट कर लेंगे, चाहे 3 months 1 day हो, चाहे 3 months या 4 months हो, 5 months हो, इसके अकॉर्डिंग 3 months इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल 48B है, जो है रिगार्डिंग टू एडिशन टू क्वालिफाइंग सर्विस ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये डिलीट कर दिया गया है। एडिशन टू क्वालिफाइंग सर्विस ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट डिलीटेड किया गया था 48B। तो कब डिलीट किया गया? 2016 में, 2008, 2004 एंड 2012। विच इज करेक्ट? 16, 8, 4 या 12? सिक्सटीन, 8, 4 या 12? राइट ऑप्शन है 2012 में ही डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा CCS पेंशन रूल को लेकर ही आपको बतानी है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है। यहाँ पर which of the following statement is correct with regards to CCS pension rules in 1972? Option A, temporary employees are also eligible to seek voluntary retirement on completion of 20 years qualifying service। अगर कोई टेम्पररी एम्प्लॉय है तो वो 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद जो VRS है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, वो ले सकता है। ऑप्शन बी, government servant applies for VRS while already on extraordinary leave other than on medical ground. The notice period need not be instituted upon and his request may be accepted with immediate effect provided he is clearly
फ्रॉम विजिलेंस एंगल। अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता है जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर है, अदर देन मेडिकल ग्राउंड, मेडिकल बेस पर नहीं है लीव पर, अदर फॉर्म पे है, तो जो नोटिस पीरियड है वो उस पर इंस्टीट नहीं किया जाएगा और जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की जा सकती है इमीडिएट इफेक्ट पर, अगर वो विजिलेंस एंगल से क्लियर है तो। सी ऑप्शन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज नॉट टर्म एज लीव स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एंड देयरफॉर इट कैन नॉट रन करेक्टली with the period of notice given by him for seeking voluntary retirement। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है तो हम उसको लीव नहीं मानते हैं, लीव स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट नहीं मानते हैं, इसीलिए जब वो वीआरएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, नोट करेक्टली विद द पीरियड ऑफ नोटिस गिवन बाय हिम, उसको रन नहीं करोगे करेक्टली, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव विच इज करेक्ट। तो वॉलंटरी सर्विस कितने टाइम के बाद ली जा सकती है, अगर टेम्पररी है तो वो ले सकता है आफ्टर 20। साथ ही अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा केस है जहां पर लगता है विजिलेंस का केस नहीं है तो गवर्नमेंट चाहे तो 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है उससे पहले ही रिलीज कर सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो थर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following leave cannot run correctly with the period of notice given by a government? तो ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, ऑप्शन डी extraordinary leave is correct here. Next question, what happens when the competent authority does not issue any orders on the notice tendered by a government servant under Rule 48 or 48A of the CCS Pension Rules 1972 before the expiry of period of notice? क्या होगा अगर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इशू नहीं करती है कोई भी ऑर्डर, जो भी नोटिस है वो रेंडर्ड है गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा अंडर 48 और 48A, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड्स ऑफ नोटिस, तो क्या होगा? गवर्नमेंट सर्वेंट गिविंग नोटिस में प्रिज्यूम एक्सेप्टेंस एंड द रिटायरमेंट शैल बी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ द नोटिस। गवर्नमेंट सर्वेंट नोटिस दे सकती है, वो एक्सेप्टेंस के बेस पर डिपेंड करता है, फिर उसी टर्म से नोटिस हो जाएगा इफेक्टिव। नोटिस टेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट विल बिकम लैप्स, जो भी नोटिस है वो लैप्स हो जाएगा। या फिर ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज मस्ट फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका ऑर्डर मस्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव विच इज करेक्ट है। So government servant giving notice may presume acceptance and the retirement shall be effective in terms of notice. Notice के अकॉर्डिंग रहेगा, अगर वो एक्सेप्ट होता है रिजेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है, इसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप अपने एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप देख सकते हैं एम्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें आपका टॉपिक वाइज सारा सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक का कवर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर। साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी यहां पर इंक्लूड रहती है जो कि बाइलिंगुअल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी तैयारी अभी हो चुकी है अच्छे से, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन ये भी बाइलिंगुअल है और डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपके इसमें सारे जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which among the following cases notice tendered by a government servant seeking voluntary retirement under 40A can be rejected? कौन सा ऐसा केस है जहां पर कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए बोल रहा है 48 रूल के तहत उसको रिजेक्ट किया जा सकता है? ऑप्शन ए, disciplinary proceedings are pending or contemplated against the government servant for major penalty। अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीजिंग है वो पेंडिंग है और जो है मेजर पेनल्टी लग सकती है, ऐसा लग सकता है कि मेजर पेनल्टी ही लगाई जा सकती है, ऐसा चार्ज है। एंड ऑथोरिटी इज ऑफ द व्यू imposition of the penalty of removal or dismissal from the service would be warranted in that case। या ऐसा है कि मेजर पेनल्टी लगेगी या फिर अथॉरिटी को लगता है कि रिमूव और डिसमिस भी किया जा सकता है पेनल्टी के बाद। ऑप्शन बी, प्रोसिक्यूशन इज कंटेम्पलेटेड और मे हैव बीन लॉन्च्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर दोनों ही केस में वॉलंटरी यानी कि वीआरएस को रोका जा सकता है, या फिर नन ऑफ द अबव। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दोनों ही केस में रोका जा सकता है। जब भी ऐसा लगेगा कि एम्प्लॉय को कोई भी प्रोसीजिंग चल रही है और उसको मेजर पेनल्टी लगेगी या फिर उसको रिमूव डिसमिस किया जा सकता है, या फिर जब भी ऐसा लगेगा कि उस पर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो दोनों ही केस में उसकी वीआरएस को रिक्वेस्ट को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If a government servant retires under the scheme of voluntary retirement while he is on leave not due without returning to duty, retirement shall take effect from. अगर कोई एम्प्लॉय है वो रिटायर होता है, वीआरएस के लिए रिक्वेस्ट डालता है और वो क्या है, वो एलएनडी पे है, वो अपनी ड्यूटी पे वापस नहीं आता है, तो रिटायरमेंट कब से मानी जाएगी? डेट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट सो जिस भी डेट से होगी रिक्वेस्ट दी है वहीं से, या फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एलएनडी, जिस दिन से एलएनडी की शुरुआत हुई थी उस दिन से। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लीव नॉट ड्यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ए वीआरएस, क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जब एलएनडी पर है वो वीआरएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। या फिर डी, डेट एज डिसाइडेड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी, या फिर उस डेट को अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी, ये आपको बताना है। तो हमने एलएनडी के केस में क्या पढ़ा था कि जब भी कोई रिटायरमेंट लेगा और बिना ज्वाइन किए, मान लीजिए वो नहीं आया, वीआरएस की रिक्वायरमेंट दे दी सर्विस या रिजाइन कर दिया, तो वीआरएस दे दिया तो किस दिन से माना जाएगा? जिस दिन से एलएनडी की शुरुआत है, और एलएनडी जितने भी एचपीएल क्रेडिट हुए होंगे उसकी सैलरी उससे रिकवर कर ली जाएगी और फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर जो भी है वो रिकवर होगा और उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is correct with regard to notice tendered by a government servant to retire voluntarily from service under rule 48 of CCS pension rule? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है रूल 48 के तहत? ठीक है, वॉलंटरी फ्रॉम सर्विस के लिए। ए, नोटिस फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट वंस गिवन कैन नॉट बी विड्रॉ, अगर एक बार आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाल दी आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, शैल बी प्रीक्लडेड फ्रॉम विड्रॉइंग द नोटिस एक्सेप्ट विद द स्पेसिफिक अप्रूवल, या फिर अप्रूवल के बाद आप उसको कर सकते हो विड्रॉ। या फिर थर्ड क्या कहता है, रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉ शैल बी विद इन द इंटेंडेड डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के उसी डेट में होनी चाहिए तो वो विड्रॉ कर सकता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन हमें बताने हैं। तो यहाँ पर अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए रिक्वेस्ट दे दी है तो भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के बाद आप अपने सीनियर को बोलोगे और अप्रूवल के बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जिसने भी दिया वो करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, सेकंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the authority competent to accept the notice for voluntary retirement tendered under rule 48 of the CCS pension rule? जो रिक्वेस्ट देनी है तो कौन सी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक्सेप्ट करेगी? जब भी किसी को वीआरएस के लिए रिक्वेस्ट देनी है तो किस अथॉरिटी को देना होगा, कौन एक्सेप्ट करेगी? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी? विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू रूल 48? रूल 48 के तहत ही फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्या कहता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कैन बी रिक्वेस्टेड लेस देन प्रेस्क्राइब्ड नोटिस पीरियड ऑफ 3 months गिविंग रीजन देयरफॉर। वॉलंटरी जो रिटायरमेंट है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है नोटिस को 3 months से लेस, क्योंकि जब भी आप रिटायरमेंट के लिए रिक्वेस्ट डालते हो तो 3 months का नोटिस होता है 90 days का। ठीक है, सेकंड है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी में रिलैक्स द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस ऑफ 3 months इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी चाहे तो रिलैक्स भी कर सकते हैं, यानी कि 3 महीने का आपको नहीं सर्व करना पड़ेगा, आप उसको पहले भी रिलीज कर सकते हो। थर्ड है, government servant shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of period of notice of 3 months। 3 month के नोटिस पीरियड खत्म होने से पहले आप अपनी पेंशन के पार्ट को कम्यूट नहीं कर सकते हो। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी या फिर इनमें से कोई? तो बेसिकली ऑप्शन डी, ए बी सी डी, विच इज करेक्ट? तो राइट ऑप्शन इज डी। अथॉरिटी चाहे तो बेसिकली जो 90 days का नोटिस पीरियड होती है उसको बोल सकते हैं, उसको रिलैक्स कर सकते हैं, आप पहले जा सकते हो, लेकिन क्या कंडीशन होती है कि आप अपने पेंशन के पार्ट को कम्यूट नहीं कर सकते हो जब तक कि आपके ऑफिशियली 90 days कंप्लीट नहीं होंगे तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a government servant who retires
or is retired in advance of the age of compulsory retirement in accordance with the provision of 48 of CCS pension rules 1972 shall be granted. अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो रिटायर हो रहा है, रिटायर हो गया है, एडवांस जो है एज ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, तो वो इस प्रोविजन के तहत क्या है, शैल बी ग्रांटेड कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, सुपर एनुएशन पेंशन मिलेगी, वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी, या फिर रिटायरिंग पेंशन मिलेगी. रिटायर हो गया है या रिटायर होने वाला है तो रिटायरिंग पेंशन ही होगी, क्योंकि रिटायर सुपर एनुएशन की एज पर है, तो डी रिटायरिंग पेंशन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. Which among the following is correct with regard to rule 48? क्या कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? Voluntary retirement can be requested less than the prescribed notice period. Appointing authority. Yeah, we have already discussed this question. Okay. Next. Child education allowance or hostel subsidy shall not be admissible to a government servant in which on the following circumstances. जब बात आती है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की और हॉस्टल सब्सिडी की, तो ऐसे कौन सा केस है जहां पर अलाउड नहीं किया जाएगा? ऑन ड्यूटी पर, बी अंडर सस्पेंशन, सी ऑन लीव इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, या फिर डी डाइज नॉन. किस टाइम पर गवर्नमेंट सर्वेंट को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी को अलाउ नहीं किया जाएगा? A, B, C, D. ऑन ड्यूटी, अंडर सस्पेंशन, ऑन लीव इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, या फिर डाइज नॉन. राइट ऑप्शन इज डाइज नॉन. अंडर सस्पेंशन पे मिलता है, डाइज नॉन में नहीं मिलता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. Now next question. Internal committee or the local committee have the same powers are vested in a civil court in respect of. Internal committee की बात करें, local committee की बात करें, तो उसके पास सेम पावर होती हैं जो कि एक सिविल कोर्ट्स के पास होती हैं, जैसे कि summoning and enforcing the attendance of any person. किसी पर्सन को सम्मन करना और ये सुनिश्चित करना कि पर्सन आया है, अटेंड करना. बी क्या है? एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, ओथ पे एग्जामिन करना, जो हम ओथ लेते हैं. सी रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के प्रोडक्शन को लेकर और डिस्कवरी को लेकर. और डी ऑल ऑफ द अबव. इंटरनल कमेटी के पास क्या पावर्स होती हैं? तो सारी पावर जो है सेम होती हैं जो सिविल कोर्ट में होती है इंटरनल कमेटी के पास. तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी कैन नॉट रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर विच अमंग द फॉलोइंग ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी. जब आपकी इंक्वायरी ऑन है उस टाइम पर जो लोकल कमेटी है क्या रिकमेंड नहीं कर सकती है एम्प्लॉयर को फॉलोइंग को? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? ऑप्शन ए, टू सस्पेंड द एम्प्लॉय अगेंस्ट हुम कंप्लेन हैज बीन मेड. उस एम्प्लॉय को सस्पेंड करना जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है. ऑप्शन बी, ट्रांसफर फॉर एग्रीव्ड वुमेन और द रेस्पोंडेंट टू एनी अदर प्लेस. जो भी विक्टिम थी या जो भी रेस्पोंडेंट था उसको किसी और वर्क प्लेस पे भेज देना. सी, ग्रांट लीव टू द एग्रीव्ड वुमेन अप टू अ पीरियड ऑफ 3 months. जो विक्टिम है बेसिकली तो उसको 3 महीने की लीव देना. या फिर डी, ग्रांट सच अदर रिलीफ टू द एग्रीव्ड वुमेन ए मे बी प्रेस्क्राइब्ड. या फिर कोई भी रिलीफ देना किसी भी विक्टिम को, वो प्रेस्क्राइब्ड है. तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट यहाँ पर, वो आपको बताना है. कैन नॉट रिकमेंड है, कैन नॉट रिकमेंड. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और फिर आंसर दो. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ठीक है, वो उस एम्प्लॉय को सस्पेंड नहीं करेगी जब तक प्रोसीडिंग नहीं आएगी. उसके बाद ट्रांसफर कर सकती है और लीव ग्रांट कर सकती है और कोई अदर रिलीफ कर सकती है. हमने पढ़ा था ना पावर्स क्या होती हैं आईसीसी की सेक्सुअल हैरेसमेंट पे. इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास क्या क्या पावर्स होती हैं? ट्रांसफर कर सकती है या फिर जो है लीव्स अप्रूवल कर सकती है 90 डेज की जो मिलती है, और जो भी कंपेंसेशन है वो दे सकती है. आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है. इसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ ही अगर आप अपने एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है. यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप देख सकते हैं एम्स का रिकॉर्डेड कोर्स है. इसमें आपका टॉपिक वाइज
वाइज सारा सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक का कवर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआर, एसआर और बेसिक कंप्यूटर। साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी यहाँ पर इंक्लूड रहती है जो कि बाइलिंगुअल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी तैयारी अभी हो चुकी है अच्छे से, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन ये भी बाइलिंगुअल है और डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपके इसमें सारे जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी कैन रिकमेंड द एम्प्लॉयर फॉर ग्रांट ऑफ लीव टू द एग्रीव्ड वुमेन अप टू पीरियड्स ऑफ। जो लीव देने की पावर है एक विक्टिम को, कितने दिन तक के लिए लीव दे सकती है? 30 डेज, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स? 30, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स? विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन डी 3 महीने तक की लीव दे सकती है, 90 डेज की, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव ग्रांटेड टू द एग्रीव्ड वुमेन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 शैल बी डेबिटेड टू द लीव अकाउंट, उसके लीव अकाउंट से डेबिट होंगी। बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव माना जाएगा जिसमें की सैलरी नहीं मिलती है। या सी शैल बी इन एडिशन टू द लीव अदरवाइज एंटाइटल, जो भी उसको लीव मिलती है उसकी एडिशन में होंगी। और डी नो सच प्रोविजन इन एक्ट, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि जिसमें लीव मिलती हो। विच ऑप्शन इज करेक्ट? लीव जो ग्रांट हो रही है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, बी, सी, डी। डेबिट होंगी उसके लीव अकाउंट से, उसको ट्रीट किया जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, या उसको लीव अकाउंट है उसके एडिशन में मिलेंगी, या कोई ऐसा रूल ही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। यहाँ पे क्या है, उसको एडिशन में मिलती है, उसके लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the purpose of determining the sums to be paid to the aggrieved women, the committee shall consider which among the following। जो पर्पस है यहाँ पर जिसमें क्या डिटरमाइन करना है, सम जो भी पेड होना है एग्रीव्ड वुमेन को, विक्टिम को, जो कमेटी डिसाइड करते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन ए मेंटल ट्रॉमा को लेकर, पेन, सफरिंग, इमोशन डिस्ट्रेस कॉज्ड हुआ है जो विक्टिम वुमेन को, इसके लिए दिया जाता है उसको कंपेंसेशन। लॉस इन द कैरियर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर जो भी उसको लॉस हुआ हो कैरियर अपॉर्चुनिटी में उसके लिए। या फिर इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ रेस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जब हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना सम पे होगा तो उसको क्या क्या फैक्टर्स को हम मानते हैं? ऑप्शन डी मेंटल ट्रॉमा, कैरियर अपॉर्चुनिटी, इनकम, फाइनेंशियल स्टेटस, सभी चीज हम यहाँ पर देखते हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। तो जितने भी हमने एडमिन फाइनेंस में टॉपिक किए थे कल, उसके साथ साथ हमारा एक और टॉपिक आता है, वो क्या है? इनकम टैक्स एंड जीएसटी। ठीक है, सर्विस टैक्स खत्म हो चुका है तो जीएसटी है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स या फिर गवर्नमेंट सेल्स टैक्स? What is the full form of GST? ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आजकल हर जगह यूज होता है तो फुल फॉर्म सबको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, जीएसटी को कब इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में? किस डेट से जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2017, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन सी 1 मार्च 2017 और 1 जुलाई 2017। विच इज करेक्ट? जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुई? जनवरी 2017, अप्रैल 2017, मार्च 2017 या फिर जुलाई 2017? कहीं ऐसा रूल नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर से ही होगी, कभी आप फाइनेंशियल ईयर का तुक्का लगा रहे हो तो ऐसा रूल कहीं पर भी नहीं है। तो जीएसटी हमारी इंप्लीमेंट कब हुई? 1 जुलाई 2017 से हुई थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। जीएसटी रेट्स आपको बतानी है कि जीएसटी रेट्स है हमारी वो कौन कौन सी हैं। जीएसटी रेट्स अप्लाइकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कौन कौन सी हमारी? 0, 5, 12, 18, 26 है, 0, 6, 12, 18, 28 है, 0, 5, 12, 18, 28 है, या फिर 0, 5, 12, 16, 28 है। कौन कौन सी है हमारे पास जीएसटी रेट्स, कौन कौन सी अवेलेबल है इंडिया में?
5, 12, 18, 28, 0 भी है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, 0% भी है, 5, 12, 18 और 28 है। अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट पर अलग अलग रखी गई। जब हम बात करते हैं आईजीएसटी की, जब भी आप जीएसटी पे करते हो तो आपने अपने बिल्स में देखा होगा सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है, यानी कि स्टेट का जीएसटी होता है और सेंटर का जीएसटी होता है और वो आपस में डिवाइड हो जाता है। तो एक आईजीएसटी भी होता है, जहां पर हम इंटर स्टेट की अगर हम बात करें तो वहां पर आईजीएसटी भी यूज होता है। तो क्या होता है आईजीएसटी? आईजीएसटी इंटरनल इंटीग्रेटेड इंटरनल, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन, दो ऑप्शन यहाँ पर सेम दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बताओ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंटीग्रेटेड जीएसटी हम उसको बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है। इसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप अपने एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप देख सकते हैं एम्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें आपका टॉपिक वाइज सारा सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक का कवर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर। साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी यहां पर इंक्लूड रहती है, जो कि बाइलिंगुअल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी तैयारी अभी हो चुकी है अच्छे से, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन ये भी बाइलिंगुअल है और डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपके इसमें सारे जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम जो